सर 1 2 3 4 और 7 हो गए। हाँ अब 5 पे आ गया। चलो भाई चुप हो जाओ, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमें समझना है कि प्लांट्स के पास क्या एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। एक प्लांट के पास कौन कौन से एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो अगर हम एक प्लांट का डायग्राम बनाए तो एक प्लांट के अंदर हमें रूट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एक प्लांट का पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अगर प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या आ गई, स्टेम। क्या आ गई, स्टेम। तो ये हो गया प्लांट का सेकंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। स्टेम जो होती है, स्टेम के ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, ब्रांचेस। तो जिस जगह से ब्रांच ग्रो करती है, जिस जगह से ब्रांच ग्रो करती है, तो वो क्या कहलाते हैं, बर्ड्स। क्या कहलाते हैं, बर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां से ब्रांच ग्रो कर रही है उस जगह को क्या कहते हैं, हम बर्ड्स कहते हैं या नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड्स। तो एरिया का नाम होता है नोड। एरिया का नाम क्या होता है, नोड। और स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, बर्ड। स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, बर्ड। तो जहां से एक ब्रांच निकलती है वो नोड होता है, वो एरिया क्या होता है, नोड। और उस नोड पे क्या ग्रो होता है, बर्ड। नोड पे क्या ग्रो होता है, बर्ड। दो नोड के बीच के एरिया को, दो नोड के बीच के एरिया को इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो दो नोड के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रांच के ऊपर क्या क्या ग्रो हो सकता है भाई, फ्रूट ग्रो हो सकता है और फ्लावर ग्रो हो सकता है। क्या ग्रो हो सकता है, फ्रूट ग्रो हो सकता है, फ्लावर। तो यहाँ पे फ्रूट और फ्लावर, अगर मैं बोलूं यहाँ पे फ्लावर हो गया पार्ट नंबर सी और फ्रूट हो गया पार्ट नंबर डी। और यहाँ पे फ्रूट के अलावा, यहाँ पे फ्रूट के अलावा और क्या देखने को मिलेंगी, लीव्स। क्या देखने को मिलेंगी, लीव्स देखने को मिलेंगी। तो लीव्स क्या हो गया, पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर क्या हो गया, ई हो गया। तो यहाँ पे जितने भी हमने कैरेक्टर लिखे हैं इन्हीं को ऑर्डर में पढ़ना है इस चैप्टर में। कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, फिर स्टेम के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, फिर लीफ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, फिर फ्लावर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, फिर फ्रूट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जितने भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स बोले, जितने भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स बोले, ये सब किसके कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एक फ्लावर वाले प्लांट्स के क्या होते हैं, बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, बाहर के कैरेक्टर। तो बाहर के कैरेक्टर को कहा जाता है एक्सटर्नल। क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, नंबर 1 रूट, दूसरा कौन सा आएगा, स्टेम, तीसरा कौन सा आएगा, लीफ, ठीक है। लीफ के बाद क्या आएगा, फ्लावर, फ्लावर के बाद क्या आएगा, फ्रूट आएगा, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर, इन्हीं को इस चैप्टर में पढ़ना है, फिर चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है भाई। तो ये लिखो जल्दी से यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या आता है। तो नंबर 1 पार्ट आएगा रूट्स। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज रूट, ठीक है। तो रूट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी सीड। तो हमने क्या बनाई यहाँ पे, सीड। जो सीड होते हैं उसके अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं। तो कॉटिलिडन से जो नीचे हिस्से, नीचे की तरफ हिस्सा ग्रो करता है उसे कहा जाता है रेडिकल। क्या कहा जाता है, और जब एक सीड से ऊपर की तरफ कोई हिस्सा ग्रो करता है तो उसका नाम होता है प्लीम्यूल। क्या नाम होता है, तो जो रेडिकल होता है वो बनाता है फ्यूचर रूट। तो रेडिकल है वो बनाता है फ्यूचर रूट और प्लीम्यूल है वो बनाता है फ्यूचर शूट। अब यहाँ पे लिखेंगे रूट के बारे में। तो रूट जो होता है ये डेवलप करता है फ्रॉम रेडिकल। रूट डेवलप करता है फ्रॉम रेडिकल। रूट जो होता है एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, बातें मत करो भाई। तो रूट जो होता है एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ठीक है। इट इज अ अंडरग्राउंड पार्ट। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, रूट जो होते हैं वो कई तरीके की देखने को मिलती हैं, तो उसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ रूट। कोई डाउट हो तो किसी को पूछते चलना भाई।
तो ये हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा था। तो सबसे पहला होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइब्रस रूट, और तीसरा टाइप होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। तो तीन तरीके की रूट होती हैं। जो टैप रूट होता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो पहले डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मेन रूट होती है, और इस मेन रूट के साइड में लेटरल रूट्स होती हैं। तो इसके अंदर पहले प्राइमरी रूट होती है या मेन रूट होती है, और उसके साइड में क्या होती हैं, लेटरल रूट्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एरो लगा के लिखूं तो ये हो गई यहाँ पे मेन रूट, ये हो गई मेन रूट, और मेन रूट के साइड में क्या हो गई, लेटरल रूट्स। तो ये हो गई यहाँ पे लेटरल रूट्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेन रूट की, तो मेन रूट जो होती है ये प्राइमरी रूट भी कहलाती है, प्राइमरी रूट भी कहलाती है। और मेन रूट कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। और जो लेटरल रूट होती है कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे मेन रूट अराइज हो रही है, ये कहां से अराइज हो रही है, ये अराइज हो रही है फ्रॉम रेडिकल, अराइज फ्रॉम रेडिकल, अराइज फ्रॉम रेडिकल। तो ये अराइज होती है या निकलती है कहां से, रेडिकल से। तो व्हाट इज अ टैप रूट सिस्टम, तो टैप रूट सिस्टम में लिखते हैं हम मेन रूट जो होती है, मेन रूट जो होती है इज थिक, मेन रूट जो होती है वो थिक होती है, एंड अराइज करती है फ्रॉम, अराइज फ्रॉम रेडिकल, अराइज करती है कहां से, रेडिकल से। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। लेटरल रूट्स जो होती हैं, लेटरल रूट्स जो होती हैं वो थिन होती हैं। क्या होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, लेटरल रूट्स जो होती हैं क्या होती हैं, थिन होती हैं। तो ये हो गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं फाइब्रस रूट की। तो फाइब्रस रूट के अंदर जो रेडिकल होता है वो रूट बनाते ही मर जाती है रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसने रूट बनाया किसने, रेडिकल ने, तो रेडिकल से बनी हुई मेन रूट कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसे होती है, शॉर्ट लिव्ड। तो शॉर्ट लिव्ड को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो रेडिकल से जो रूट बनी है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड। फिर अब रूट्स तो चाहिए, बिना उसके प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। तो जो बेस ऑफ स्टेम होती है, क्या होती है, बेस ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे बनाया जाएगा बेस ऑफ स्टेम। तो जो बेस ऑफ स्टेम होती है यहां से क्या निकलना शुरू होती है, रूट्स। तो बेस ऑफ स्टेम से क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं। और ये जो बेस ऑफ स्टेम से रूट निकलती हैं ये सब इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे सब कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी रूट्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि जो मेन रूट होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो मेन रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। एंड फाइब्रस रूट अराइज करती हैं कहां से, बेस ऑफ स्टेम से। तो एंड फाइब्रस रूट अराइज फ्रॉम, फाइब्रस रूट अराइज करती हैं कहां से, फ्रॉम आगे बोलो, बेस ऑफ स्टेम से। तो यहाँ पे बेस ऑफ स्टेम से बहुत पतली पतली रूट्स आती हैं। क्लियर होगी बात। और ऐसे रूट सिस्टम को कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें सारी रूट्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मेन रूट जो होगी उसका क्या हो गया, वो मेन रूट क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक ग्रो नहीं कर पाई। इसके बाद यहाँ पे जो बेस ऑफ स्टेम थी वहां से क्या निकली, थिन रूट्स निकली। और थिन रूट्स को क्या कहा गया, फाइब्रस रूट कहा गया। ठीक है, लास्ट आता है एडवेंटिशियस रूट। तो रूट इस वाले एरिया के अलावा, रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, एडवेंटिशियस रूट कहा जाएगा। तो रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। तो रेडिकल के अलावा जिन पार्ट से रूट निकलेगी उनको, ऐसे प्लांट्स को कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट वाला प्लांट। ऐसे कौन से प्लांट है, जैसे बरगद का पेड़ होता है। तो बरगद का जो पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ के अंदर हमें रूट्स देखने को मिलती हैं जो लटकी हुई रहती हैं। देखा है सबने, है ना। तो जो बैनियन ट्री होता है उसके अंदर रूट्स क्या होती हैं, इस तरीके से लटकी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो कहां से निकल रही है, स्टेम से। कहां से निकल रही है, तो ऐसी रूट्स को क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो एग्जांपल क्या हो गया, बैनियन ट्री। क्या हो गया,
बैनियन ट्री। तो ये हो गया एडवेंटिशियस रूट। और क्या इसके एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट के? तो ये पहला एग्जांपल हो गया। एक होती है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर क्या होता है? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर में रूट जो होती हैं इनकी, ठीक है, वो जमीन से ऊपर आती हैं। जमीन से क्या आती हैं? ऊपर, क्योंकि ये दलदल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दलदल में। तो दलदल के अंदर क्या नहीं जा पाता? दलदल में ऑक्सीजन। हाँ हाँ, न्यूमेटोफोर। तो वहां क्या होगा? दलदल में क्या नहीं जा सकता भाई? ऑक्सीजन नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी दलदल की जो मिट्टी होती है चिकनी होती है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता। तो ऑक्सीजन लेने के लिए रूट्स कैसे ग्रो करती हैं? वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये तो बाकी रूट्स के रूल को ब्रेक कर रही हैं। तो ऐसी रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स, और इन्हें क्या कहा जाता है? एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। क्लियर है बात भाई एडवेंटिशियस रूट का? तो ये हो गया यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रूट। कोई डाउट है तो पूछो। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछो, जो ना समझ में आया हो। हाँ, ग्रासेस भी एक एग्जाम्पल है। तो ग्रास में जब तुम बैठोगे, ठीक है, तो ग्रास में बैठ के तुमने इस तरीके से कभी उसमें एक लेटी हुई ग्रास होगी, इस तरीके से उंगली लगा के टक करके तोड़ दी होगी ग्राउंड में बैठे बैठे। कभी करा ऐसा? लेटे हुए हो ग्रास में या बैठे हुए हो, और ग्रास तुम्हें दिख रहा है कि उसने ना अटैचमेंट बना रखी है ऐसे करके, जैसे लाइन दिख रही है ऐसे करके अटैचमेंट बना रखी है, इधर भी इधर, फिर तुमने इसके नीचे इस तरीके से उंगली डालकर इसको तोड़ दिया। ठीक है, ये क्या होता है इसको जरा बताता हूँ। देखो, ग्रास जो होती है ना, ग्रास इस तरीके से ग्रो होती है, और ग्रास अपनी एक लीफ को इस तरीके से नीचे गिरा देती है। इस तरीके से एक लीफ को अपने नीचे गिरा देती है, और ये वाला जो हिस्सा जो नीचे गिरता है, इससे फिर दोबारा क्या उग जाती है? नई ग्रास उग जाती है। फिर ये अपनी एक लीफ को कहाँ गिरा देती है भाई? नीचे। इससे क्या उग जाती है? एक नई ग्रास उग जाती है। ठीक है, तो जो लॉन ग्रास होती है, ठीक है, नॉर्मली जो पार्क वार्क में उगती हैं, उन ग्रासेस में ये क्या देखने को मिलता है? ये इसका एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? क्यों एडवेंटिशियस है? लीफ से बनी है। कहां से बनी है? लीफ से। और ये क्या ग्रो कर रही है? एक नए प्लांट को ग्रो कर रही है, मतलब नए ग्रास को ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ग्रासेस में भी क्या देखने को मिलती है? हमें एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती है। बोलो भाई क्या हुआ? पूछो, कोई डाउट है तो, जो ना समझ में आ रहा हो पूछ लो। अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम बनेगा? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रीजन ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट के कौन कौन से रीजन्स होते हैं? ठीक है, कौन कौन से एरिया एक रूट के अंदर देखने को मिलते हैं? ठीक है भाई, तो रूट को एक ड्रॉ करेंगे हम, और उसके रीजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई। तो यहाँ पे मैंने एक रूट ड्रॉ करी और इसके रीजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? अभी मेरिस्टेमेटिक सेल क्या चीज होती है पहले ये समझा दूं सब बच्चों को। तो यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, जब प्लांट होते हैं, उन प्लांट के अंदर 2 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। दूसरा कौन सा होता है? परमानेंट। तो एक प्लांट के अंदर 2 तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का काम होता है कि वो डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? और डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाएंगे। डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। जो नई सेल्स बनेंगी वो क्या होंगी? परमानेंट। वो क्या कहलाएंगी? परमानेंट। तो परमानेंट का काम क्या होता है? वो डिवाइड नहीं कर सकती। वो डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक क्या कर सकती हैं? डिवाइड कर सकती हैं। तो एक रूट के अंदर जो सबसे पहली लेयर होती है, वहां पे सेल्स होती हैं, जिन सेल्स जो सेल्स एक एरिया बनाती है, जिसका नाम होता है रीजन ऑफ मेरिस्टम। क्या नाम होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टम। तो इसे कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टम। तो यहाँ पे कौन सी सेल्स होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं यहाँ पे लिखा जाता है हेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या करती हैं यहाँ पे भाई? डिवाइड करती हैं। तो हेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे डिवाइड। और वो क्या करती हैं भाई? डिवाइड करती हैं। अगर वो डिवाइड करेंगी तो डिवाइड करके कौन सी सेल बनाएंगी? परमानेंट। कौन सी बनाएंगी? परमानेंट। परमानेंट का नाम क्या होता है? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या नाम होता है परमानेंट का? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर वो परमानेंट आपस में मिक्स करेंगी, और मिक्स करके बनाएंगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिनका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो यहाँ पे जो रूट में रीजन ऑफ मेरिस्टम है, ये डिवाइड करके परमानेंट सेल बनाएगा। क्या बताएगा? परमानेंट सेल। तो ये यहाँ पे कुछ परमानेंट सेल मैंने बनाई, तो ये बन गई यहाँ पे
परमानेंट सेल्स। अब ये परमानेंट सेल इस एरिया में अपने आप को क्या कर रही होंगी, अपने साइज को ग्रो कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी, ग्रो कर रही होंगी, क्योंकि अभी बनी है ये, ठीक है। तो जब ये डिवाइड होके बनती हैं परमानेंट सेल, तो अपने साइज को ग्रो करती हैं, तो इनको कहा जाता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या कहा जाता है, एलोंगेशन। तो इसे कहा जाता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है, रीजन ऑफ एलोंगेशन कहा जाता है। बताओ दो रीजन समझ में आए, मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड करके क्या बनाया, रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब ये सेल्स बड़ी हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी तो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगी। क्या करेंगी, फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो जो फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो परफॉर्म करेंगी अपर एरिया में, क्योंकि अब ये लार्ज हो चुकी हैं और ये क्या फॉर्म करेंगी, फंक्शन। तो ये जो यहाँ पे कोने कोने वाली लेयर है, ये कौन कौन सी लेयर है, कोने वाली लेयर। तो ये जो कोने वाली लेयर है इसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, रूट हेयर। क्या प्रोड्यूस करती हैं, रूट हेयर। या क्या प्रोड्यूस करती हैं, रूट हेयर। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, रूट हेयर। तो इन्हें क्या कहा जाता है भाई, रूट हेयर्स कहा जाता है। तो रूट हेयर्स बनाती हैं एट रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये जो एरिया होता है इसका नाम होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या नाम होता है इसका, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये मैच्योर हो चुकी हैं सेल, और मैच्योर होके इन्होंने कौन सा हिस्सा डेवलप करा है, रूट हेयर। क्या डेवलप करा है, रूट हेयर। रूट हेयर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो रूट एब्जॉर्ब नहीं करती वाटर को, रूट में कौन एब्जॉर्ब करता है वाटर को, रूट हेयर। कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर। मतलब पूरी रूट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसका कौन सा हिस्सा एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर डेवलप करता है। और रूट हेयर जो होते हैं वो सारी सेल्स नहीं बनाती, वो सिर्फ कोने वाली सेल्स बनाती। कौन सी सेल्स, कोने वाली। और इन कोने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है ऋषभ, एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिडर्मल सेल्स। तो ये जो सेल्स है कोने वाली, इन कोने वाली सेल्स को कहा जाता है एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं ये बनाती हैं रूट हेयर। फिर ये पानी लाके देंगे इनको, सेंटर वाली को। ये सेंटर वाली पानी को कहाँ भेजेंगी, ऊपर की तरफ। मतलब काम सब कर रही है यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा एरिया है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। समझ में आ गई बात। अब जो रूट है कहाँ की तरफ ग्रो हो रही है, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल डैमेज ना हो तो उसको बचाने के लिए ये कैसी है, नरम है। कैसी है, नरम है, ठीक है, नाजुक है। अगर ज्यादा एक्यूरेट बोला जाए तो इसकी टिप कैसी, रूट की नाजुक है। नाजुक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स और वो डैमेज हो सकती हैं। तो इसकी नाजुक टिप को बचाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है रूट कैप। क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप। तो रीजन ऑफ मेरिस्टम के ऊपर होता है रूट कैप, टू प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स। टू प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स, टू प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स। तो ये जो इसकी टिप होती है रूट की, उसे कहा जाता है टेंडर एपेक्स। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नाजुक टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है रूट कैप। अब बताओ रूट कैप कौन से प्लांट्स में नहीं होगा, हाँ होगा। बताओ भाई, रूट कैप कौन से प्लांट में नहीं होगा, गैस करो। नाजुक। नाजुक मतलब जो, क्योंकि रूट को सॉइल में आगे गड्ढा बना के और आगे जाना है। अगर उसके आगे कुछ ऐसा नहीं होगा कवर रूट के ऊपर, जो गड्ढा करते टाइम या रूट में जमीन में आगे बढ़ते टाइम जो डैमेज ना करने दे, तो वो रूट क्या हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक सेल डैमेज हो जाएगी, है ना। ग्रास में भी होता है, उसकी भी तो जड़ होती है ग्रास की भी। पानी वाले प्लांट्स में नहीं होती, ठीक है। पानी में कहाँ मट्टी है, जो पानी में तैर रहे हैं प्लांट्स, पानी के अंदर जिनकी रूट्स तैर रही है, उनकी रूट्स को किस चीज को तोड़ना है, मछली में छेद मारेंगे क्या, वो तो रूट्स बस बढ़ रही हैं, है ना। सही बात है ना। तो उनकी रूट्स जो है वो नॉर्मली बढ़ रही हैं, तो इसीलिए उनकी रूट्स में क्या नहीं पाया जाता भाई, रूट कैप नहीं पाई जाती। ये परमानेंट है सर, रीजन ऑफ एलोंगेशन मेरिस्टम में सब परमानेंट सेल्स हैं। लिख के जाना। अब सबसे पहले रूट कैप। तो रूट कैप जो होती है करती है, प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स को। फ्रॉम डैमेज। ये एब्सेंट होती है इन एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहला हो गया ये। सेकंड आता है बी, रीजन ऑफ मेरिस्टम
यहाँ पे क्या होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल हेयर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट विच आर, जो कैसी होती हैं? स्मॉल थिन वॉल्ड, स्मॉल थिन वॉल्ड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इन्हें डिवाइड करना है तो उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस मतलब गाढ़ा। इसके बाद आता है सी, रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स क्या करती हैं? डायरेक्ट लिखेंगे, सेल्स ग्रो इन साइज एंड इंक्रीज रूट लेंथ, तो यहाँ पे जो सेल्स का साइज बढ़ता है वो किस चीज में मदद करता है? रूट की लंबाई बढ़ाने में। फिर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टम, मैचुरेशन। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है, एयर सेल मैच्योर एंड डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे सेल मैच्योर होती है और डिफरेंशिएट करती है, तो हेयर सेल मैच्योर एंड डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कोई फंक्शन शो करते, तो हेयर सेल मैच्योर एंड डिफरेंशिएट एंड प्रोड्यूस रूट हेयर, और प्रोड्यूस करती है रूट हेयर। अब आता है रूट हेयर, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम, तो डेवलप फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स मतलब कोने वाली सेल्स जो होती हैं, बाहर की वाली सेल्स जो होती हैं, तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैच्यूरेशन रीजन, it help in absorption of water and minerals। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट रूट हेयर्स। इसमें ये चीज लिखी, हाँ, एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट। जाओ भाई, रहे हो, मैं हाथ थोड़ी पकड़ रहा हूँ। फंक्शन ऑफ रूट, ये तो पता ही है तुम्हें, फंक्शन ऑफ रूट है, मैं तो बस कंप्लीट कर रहा हूँ कि रह ना जाए। फंक्शन ऑफ रूट, रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं भाई? सबसे पहला वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, और क्या बताया था आशीष तुमने? वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। सेकंड इसने बताया भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, और क्या होंगे भाई? एंकरेज, ठीक है, एंकरेज होता है पकड़ बनाना, क्या होता है? पकड़ बनाना। प्लांट को, रूट जो होती है प्लांट को पकड़ बनाने में मदद करती है ताकि पेड़ गिरे ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन बनाना, ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन। ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन, तो ग्रोथ हार्मोन भी प्लांट बनाता है जिससे प्लांट की क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। ये फंक्शन लिख लिए थे रूट के। तो स्टेम के बारे में लिखेंगे, स्टेम कहां से डेवलप करती है? डेवलप फ्रॉम
डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, कहाँ से डेवलप करती है? प्लीम्यूल से, ठीक है। तो सीड के किस हिस्से से डेवलप करती है? ये प्लीम्यूल से डेवलप करती है। और ये क्या होती है? स्टेम जो होती है वो ग्रो करती है नेगेटिवली, जियोट्रॉफिक होती है ये, ठीक है। तो ये कैसी होती है? इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, ठीक है। तो जियोट्रॉफिक का मतलब हुआ जमीन की तरफ, और जमीन की तरफ ये नहीं ग्रो करती तो ये कैसी होगी? नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, जमीन से ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। तो क्या होगी? नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेम जो होता है उसके पास वेरियस पार्ट्स होते हैं। तो स्टेम हैव वेरियस पार्ट्स, तो स्टेम के पास वेरियस पार्ट्स होते हैं। अब ये वेरियस पार्ट्स कौन कौन से होते हैं स्टेम के पास? तो नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पे नोड। तो नोड वो एरिया होता है जहां से ग्रो करती है ब्रांच, एरिया बाय विच ब्रांच अराइजेस, जहां से ब्रांच क्या होती है? अराइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये स्टेम है और जहां से ब्रांच निकल रही है वो क्या कहलाएगा? नोड। ये क्या कहलाएगा? नोड। इंटरनोड, इंटरनोड क्या बताया था? बता भाई, अभी का इंटरनोड क्या था? ठीक है, तो बिटवीन टू नोड्स, तो यहाँ पे स्पेस जो होता है किसके बिटवीन? टू नोड्स, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू नोड्स। तो ये क्या हो गया? इंटर नोड, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें? बर्ड्स। क्या देखने को मिलते हैं? बर्ड्स। तो दो तरीके के बर्ड्स देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है एक्सिलरी और दूसरा देखने को मिलता है टर्मिनल। एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड, ठीक है। इसको टर्मिनेटिंग बर्ड भी लिखा हो सकता है। एक्सिलरी बर्ड बनाता है ब्रांच, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड बनाता है ब्रांच, और टर्मिनल बर्ड बनाता है फ्लावर। तो फ्लावर डेवलप फ्रॉम, ठीक है, टर्मिनेटिंग बर्ड, ठीक है, या टर्मिनल बर्ड। तो ये फॉर्म करता है फ्लावर। क्लियर है? और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है हमें? तो हमें देखने को मिलता है फ्रूट, हमें देखने को मिलता है फ्लावर, क्लियर है भाई, और हमें देखने को मिलती है लीव्स। क्या देखने को मिलती हैं? लीव्स। तो ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर भाई? स्टेम के अंदर। कोई और पार्ट रह गया स्टेम का जो ना बताया हो तो बता सकते हो। अब बताओ स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं? अबे ये कौन सा वो दे रहा है? स्ट्रेंथ और हाँ, और कोई? ब्रांचेस फैलाना, ठीक है, लीव्स ग्रो करना जिससे फोटोसिंथेसिस हो, फ्लावर देना, फ्रूट्स देना, ठीक है, ये इसके क्या हो गए? फंक्शन। और कंडक्ट करना वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ स्टेम। एक स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो पहला फंक्शन होता है स्टेम का स्प्रेड करना ब्रांचेस को, स्प्रेड ब्रांचेस, तो ब्रांचेस को फैलाना। सेकंड फंक्शन होता है इसका बियरिंग लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, पत्ते ग्रो करना फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड फंक्शन होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर डेवलप करना, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्रोडक्शन। देन होता है नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल अदर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स। यहाँ पे वाटर है ना, तो यहाँ पे आते ही मार्कर वैसा हो जा रहा है टू, देखो खत्म हो गया ना इधर ये। तो फूड, वाटर एंड फूड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, स्टेम हो गया खत्म, फिनिश स्टेम। हाँ इतना ही है। पहले सिलेबस में हुआ करती थी स्टेम की मॉडिफिकेशन, पर अब स्टेम की